Hello everyone, and today we are going to discuss the principles of management, general principles of management given by Sir Henry Fayol. हेनरी फेयोल जो थे वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट उनको बोला जाता है। हेनरी फेयोल इंट्रोड्यूस्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के जो कि यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, मतलब ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे की पूरे प्रिंसिपल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ही इजी है, बहुत ही इनका क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके बेस जो उन्होंने बोला है हर प्रिंसिपल पे उसको समझ ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इनका डिफ़िकल्ट है या कन्फ्यूजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रिंसिपल्स। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय सर हेनरी फेयोल इज डिवीज़न ऑफ वर्क। व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क? हेनरी फेयोल का मानना ये था कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिपेंडेंट यूनिट में बांट देना चाहिए ताकि उस काम में स्पेशलाइजेशन को लीड किया जा सके। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। जैसे एक बाइक होती है, किसी भी बाइक को पूरी की पूरी बाइक को एक अकेला इंडिविजुअल भी बना सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी बाइक को हम टुकड़ों में भी बनाकर असेंबल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया, मैंने बोला आप सिर्फ बाइक की डिज़ाइन बनाएंगे। दूसरे को उठाया, बोला आप सिर्फ उसका इंजन बनाएंगे। एक को उठाया कि भाई तुम सिर्फ ये हैंडल का काम करोगे। एक को उठाया तुम सिर्फ पेंटिंग करोगे और कुछ नहीं करना है। अब अगर किसी को डिवीजन ऑफ वर्क में एक काम का एक टुकड़ा दे दिया और वो उसी काम को बार बार परफॉर्म कर रहा है, ना कि पूरे काम को, बाद में असेंबलिंग करी, सो इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल हमें कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए और फिर जो ट्रेंड वर्कर्स होते हैं उनमें उसको डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि काम में स्पेशलाइजेशन आता है। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल इज डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन प्रिंसिपल क्या बोलता है? डिसिप्लिन प्रिंसिपल 2 वे में काम करता है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के लिए भी डिसिप्लिन। हेनरी फेयोल का मानना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी नॉर्म्स बने हैं वर्कर्स को, वो नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, इसे कहा जाता है डिसिप्लिन। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजर्स के लिए हेनरी फेयोल का कहना ये था कि इफ़ मैनेजमेंट मेड एनी काइंड ऑफ promise to their worker then they have to fulfill those promises. For example, promise of overtiming है ना, promise of any kind of promotion, otherwise it will lead to dissatisfaction among the employees, ये उनका ट्रस्ट ब्रेक कर देगा। तो डिसिप्लिन जो होता है वो दोनों ओर से निभाया जाता है, वर्कर्स को भी रूल्स और रेगुलेशंस को मानना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट है अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस किया है अपने वर्कर को कि भाई हम आपको ओवर टाइम देंगे बराबर, या हम आपको बोनस देंगे या प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे, तो उनको भी उनके प्रॉमिसेस को निभाना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा, वर्कर्स में डिससेटिस्फेक्शन आएगा, उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों को अपने अपने बातों पर कायम रहना चाहिए। द थर्ड प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रियल लेवल के ग्राउंड पे। देखिए अथॉरिटी क्या होती है? डिसीजन मेकिंग पावर, पावर ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी भी दिए गए ऑर्डर को पूरा करना, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसी काम को करने की जिम्मेदारी देते हैं, तो दिखती बात है किसी भी काम को करने के लिए कुछ अथॉरिटीज़ भी लगती है। तो मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट उसको अथॉरिटी भी दी जाए ताकि वो पर्सन उस काम को प्रॉपरली कंप्लीट कर सके। There should be a proper balance between the authorities and the responsibilities given to an individual in any organization. This is known as principle of authorities and responsibility, which is very important, है ना? I repeat, authority responsibility principle का मेन क्या है कि there should be a proper balance between authorities and responsibility. अब इसके न होने पर क्या होगा, कैसा अगर ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो क्या होगा? देखिए अगर हमने किसी को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मे बी he or she can misuse their authorities. सिमिलरली अगर किसी को हमने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी कम दे दी तो वो उसका प्रॉपरली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाएगा, क्योंकि वो टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, और डिसीजन मेकिंग ना करने के कारण या डिसीजन डिले होने के कारण उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो व्यक्ति या वो इंडिविजुअल इतने अच्छे से निभा नहीं पाएगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। See, the next principle given by Henry Fayol is unity of command. देखिए यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसी का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड।
यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी एक इंडिविजुअल को कोई ऑर्डर दे रहा है, किसी भी एक एम्प्लॉय को, तो उसको ऑर्डर देने वाला बॉस एक ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ तो मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ऑर्डर एक ही पर्सन से मिलेगा और मैं आंसरेबल भी उसी एक पर्सन को हूँगा। मैं एक से ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं दूंगा कि मैंने काम अच्छा किया कि नहीं किया, और ऑर्डर भी एक ही से लूँगा। अगर मैं एक से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर लूँगा तो क्या होगा, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी इंडिविजुअल को कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको ऑर्डर एक ही पर्सन देगा, उसको एक से ज़्यादा लोग ऑर्डर नहीं देंगे। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये एक अलग प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज से, कि अगर कोई ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, जैसे सेल्स का काम है, तो सेल्स के जितने भी काम है उन पूरे कामों को हैंडल एक ही पर्सन करेगा। देयर शुड बी वन हेड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, है ना, एंड देयर शुड बी ओनली वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर बात क्या की हो रही, यहाँ पर बात इंडिविजुअल की नहीं हो रही। यूनिटी ऑफ कमांड का रिलेशन होता है एम्प्लॉयज से और इंडिविजुअल लोगों से, कि उनका एक ही हेड होगा। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का रिलेशनशिप होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज से, कि जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है उनका एक ही हेड होगा और उनका प्लान भी एक ही बनेगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिफर्स टू देयर शुड बी वन हेड और वन प्लान फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, वेयर एज यूनिटी ऑफ command means there should be only one head for an individual and that individual is responsible or answerable to only one head। वो एक से ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं देगा कि काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और वो ऑर्डर भी एक से ज़्यादा लोगों से नहीं लेगा। तो मैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्योल सेज दैट, देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन काम करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक सोशल एलिमेंट होता है तो उसका खुद का भी कुछ इंटरेस्ट होता है, उसकी खुद की भी एक जिंदगी होती है, तो वो अपने इंटरेस्ट को भी लेके चलता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ में। भाई कभी घर पे झगड़ा हो जाता है, कभी बीवी से झगड़ा हो जाता है, कभी माँ बीमार होती है, कभी बच्चा बीमार होता है, उसकी भी जिंदगी है, वो भी इंसान है, कभी वो खुद बीमार हो जाता है, तो यहाँ पर साथ में उसका इंटरेस्ट भी चल रहा है। कभी कोई सेल्स में काम करता है तो वो सोचता नहीं मैं प्रत्येक डिपार्टमेंट में अच्छा था, कभी कोई किसी को बोला जाता है कि भैया आप आउटडोर पे काम करो, तो बोलता नहीं मैं ऑफिस में बैठना चाहता हूँ, तो ये उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्लैश हो रहा हो, तो हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सुपर सेट ही रखना है और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को उतनी हम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, लेकिन उसके इंटरेस्ट का भी हमको ध्यान रखना है कैसे भी करके। लेकिन अगर दो में से एक को चुनना है कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, सो वी हैव टू चूज ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑलवेज, क्योंकि वर्कर बड़ा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्कर है, यह बात हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन इस बात पर हम ये नहीं बोल सकते कि उसके इंटरेस्ट को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, उसके लिए भी काम किया जाए, लेकिन अगर चूज करना हो हमें तो वी हैव टू चूज द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, वी हैव टू सुपरसेट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, है ना। बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अवर एम्प्लॉय, उसको भी ध्यान में रखें, उसको एकदम से आप नेग्लेक्ट ना करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इज रेम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय। इसको फेयर रेम्यूनरेशन भी आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा। देखिए हेनरी फ्योल का मानना ये था कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है या कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाए। अगर किसी ने 800 रुपये का काम किया है तो उसको 800 रुपये ही देना है आपको, ना तो आपको उसको 900 रुपये दे देना है और ना ही आपको उसको 600 रुपये देने हैं। कारण क्या है, देखिए व्हाट इज द पॉइंट, 600 रुपये देने में तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं होता। वर्कर जो काम करता है रिसोर्सेज को एक्चुअली वही यूज़ करता है, और अगर आप उसको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं देंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, जिससे फिर आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना अच्छा वो कर सकता है, जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, उल्टे रिसोर्सेज की वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जो हिडन पॉइंट है इसका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहीं किताब में नहीं लिखा रहेगा। अगर हम किसी को फेयर रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है और वो उतना अच्छा काम नहीं करता, और आफ्टर सम टाइम पीरियड वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो आप छोड़ ही दो, वो रिसोर्सेज की वेस्टिंग चालू कर देता है। इसका फेयर एक अच्छा एग्जांपल होता है, कोई भी मजदूर आप देखिए, मकान बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, अगर उनको प्रॉपरली पैसा नहीं दिया जाए, टाइम पे नहीं दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, जबरन ज़्यादा सीमेंट डाल देंगे, जबरन ज़्यादा माल गिराएंगे बनाते समय। वो जानबूझ के करता है, क्योंकि देखो गरीब आदमी आपका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, तो उसका काम ही बिगाड़ेगा कि इसको इनडायरेक्टली में नुकसान पहुँचाओ। इसीलिए हम क्या करें, नहीं हम उसका भी ध्यान दें ताकि वो हमारा ध्यान दे, क्योंकि हम अकेले सब कुछ कर नहीं सकते। तो एक मैनेजर का काम ये होता है, एक एफिशिएंट पर्सन का काम ये होता है कि अगर कोई 500 का काम कर रहा है तो उसे 500 रुपये दो।
अब मैंने बोला था कि ज़्यादा भी मत दो, क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो ये गलत बात होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, हम ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई 500 का काम कर रहा है तो उसको 500 रुपये दे दो, ना 400 दो ना 600 दो। 600 भी क्यों दे भाई, फ्री में थोड़ी ना आ रहे। तो फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एम्प्लॉय को जितना काम वो करता है उतना ही पैसा दिया जाए, ना कम दिया जाए ना ज़्यादा दिया जाए। ज़्यादा देने से एक नुकसान ये और होता है कि अगर हमने उसको ज़्यादा दे दिए तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी। पैसा कभी भी किसी को पूरा नहीं पड़ता है ना। 600 रुपये दे दिए 500 के, तो फिर बोलेगा मैं 700 लूँगा, 700 दे दिए तो बोलेगा मैं 800 लूँगा। तो पैसा कभी किसी को भी सफिशिएंट नहीं होता। जो ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल स्टडी ये कहती है कि ह्यूमन कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी नीड्स हमेशा बढ़ती जाती है। मैं आपको मैस्लो की एक थ्योरी पढ़ाऊंगा ह्यूमन नीड्स की, तो वहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि नहीं, इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी नीड्स हमेशा बढ़ती जाती है। तो इसलिए ज़्यादा उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें, जितना ज़रूरी है उतना ही करें। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है वो लिमिटेड लोगों के पास में होती है, सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लिमिटेड लोगों के पास न रखते हुए हम ज़्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक के डिस्ट्रीब्यूट करें, ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिसीजन मेकिंग पावर, सो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्यूल का मानना ये था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। जो क्रूशियल डिसीजंस है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा महंगे कॉस्ट इफिशिएंट होते हैं, मतलब जिनका डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा खर्चे में डाल सकता है आपको, जो बहुत मेजर डिसीजन होता है, जो रिडंडेंट नेचर का नहीं होता, मतलब जो रोज़ रोज़ लेना नहीं पड़ता, जैसे किसी को रिक्रूट करना या किसी को नौकरी से निकाल देना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जैसे किसी फिक्स एसेट में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। तो ये जो मेजर डिसीजन होते हैं ये हमेशा सेंट्रलाइज होना चाहिए। एक होता है डिसेंट्रलाइज डिसीजन, जो रिपीटेड नेचर का होता है, डेली रूटीन का होता है, जैसे पेट्रोल भराना है कि नहीं भराना है बसों में, आज बस का रूट कौन सा होगा, या जो छोटे छोटे डिसीजन कि भाई आज वाटर सप्लाई का टाइम अगर थोड़ा सा बदलना है तो क्या बदले ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। फिनाइल खत्म हो गया तो नया फिनाइल आया है तो लेना है कि नहीं लेना है, छोटे लेवल के डिसीजन रिडंडेंट नेचर के, इनको हमें डिसेंट्रलाइज करना देना चाहिए। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो छोटे छोटे डिसीजन अगर लेते रहेगा तो वो पागल हो जाएगा। उसका फोकस केवल बड़े बड़े मेन डिसीजन पे रहने दें, ताकि वो प्रॉपर टाइम उन्हीं को दे। क्योंकि देखो, एक अकेला आदमी सारे डिसीजन ले नहीं सकता, तो उसे जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं, जो रिडंडेंट नेचर के होते हैं, डेली ऑकरेंस वाले होते हैं, जो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या लॉस पे इम्पेक्ट नहीं करते, उनको उसने डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देना चाहिए, लोअर लेवल के मैनेजमेंट को बांट दे, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को बांट दे। लेकिन जो क्रूशियल डिसीजन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो मैनेजमेंट को अपने पास रखने चाहिए, उसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हेनरी फेवल का मानना ये था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करने लगे तो सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया तो डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, जिससे कि स्पीड स्लो होगी, अल्टीमेटली लॉस होगा, है ना। बिकॉज टाइम इज मनी, ऑलवेज रिमेंबर। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो समझ जाता है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग मैं दूसरों को दे सकता हूँ, और उसको ये भी मालूम है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग मुझे मेरे पास में रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर होता है, सुपीरियर, उसका सबऑर्डिनेट, फिर वो जो सबऑर्डिनेट है उसका सबऑर्डिनेट, फिर ये जो सबऑर्डिनेट है इसका सबऑर्डिनेट। तो एक हायरार्की होती है ना, एक सीरीज होती है कि भाई सुपीरियर, फिर उसका सुपीरियर, फिर उसका सुपीरियर। अब जैसे एक एम्प्लॉय है, नॉर्मल वर्कर है, तो वो वर्कर का जो हेड होता है वो होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का जो हेड होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर। और फिर जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं उनका भी एक हेड होता है जिसे कहा जाता है सीएमडी, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कर ले, या तो फिर डायरेक्टर कह ले। स्केलर चेन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अपने जस्ट इमीडिएट जो सुपीरियर होता है केवल उसी को बताना चाहिए, या अगर कोई प्रॉब्लम हो या उसको कोई आइडिया हो, ये जो भी हो, तो उसको कांटेक्ट हमेशा अपने जैसे इमीडिएट लेवल वाले से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर को दिक्कत हुई वो सीधे डायरेक्टर के पास चले गया या वो सीधे प्रोडक्शन हेड के पास चले गए, नहीं। वर्कर को दिक्कत हो रही है, अपनी प्रॉब्लम अपने सुपरवाइजर को बताओ, उसके ऊपर वाले लेवल पे मत जाओ, है ना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो ऊपर वाला है उसको लगेगा क्या यार इनका सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा, सुपरवाइजर को लगेगा क्या यार ये वर्कर मेरी सुन नहीं रहा, वर्कर मेरे को क्यों नहीं बता रहा, वर्कर सुपरवाइजर के बीच में 36 का आंकड़ा फिट हो जाएगा।
होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, एक चेन होती है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का आदमी, अगर वर्कर उसके पास जा भी रहा है तो उससे बात नहीं करेगा, उसको करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमने करा, स्केलर चेन प्रिंसिपल को तोड़ा, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को भी तोड़ देगा, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने अभी बताया आपको कि एक ही आदमी ऑर्डर देगा और एक ही आदमी आंसर पूछेगा। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपको दिक्कत है तो अपने जस्ट इमीडिएट सुपीरियर, अगले सुपीरियर को बताए, ना कि उसके सुपीरियर को बताए। और एकदम टॉप लेवल पे तो जाए नहीं। भाई आपके घर में अगर लाइट जाएगी तो आप अपने नज़दीकी एमपीपी ऑफिस से ही कांटेक्ट करेंगे। आप या जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी उसके मालिक को आप नहीं बोलोगे। आपको अगर कोई समस्या है तो आप सीधे नरेंद्र मोदी जी को संपर्क नहीं करोगे, आप अपने लोकलाइट जो पार्षद है या नगर पालिका के जो अध्यक्ष है आप उनको बोलोगे कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, एमएलए या जो लोकल हमारे आसपास के है। एकदम हायर बॉडी नहीं कि सीएम को फ़ोन लगा दिया उठा के, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो आसपास के लोग हैं वो हमको गलत समझ लेंगे और उनकी भी रेटिंग बेचारों के ऊपर बिगड़ जाएगी और ऊपर वाला भी आपको सुनेगा नहीं। वो आपको क्या बोलेगा कि नहीं, पहले आप अपनी नीचे की बॉडी से आइए। ये आप जरूर करें कि अगर आप एक वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर कुछ नहीं कर रहा, तो फिर आप जा सकते हैं अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास में कि भाई हमने इनको बताया था, इन्होंने नहीं किया, फिर हम आपके पास आए। डायरेक्टली नहीं जाना है, इससे वर्कर का भी परफॉर्मेंस खराब होता है और अगर वो ऑफिसर उसको सुन रहा है तो वो नीचे वाला और उसका भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो इसे कहा जाता है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल को भी हमें फॉलो करना है। The next principle given by Henry Fayol is principle of order. देखिए, according to principle of order, there should be a proper place for men and material. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन बींग काम करते हैं उनका एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर वो मिले हमें ऑर्गेनाइजेशन में, हमको उनको ढूंढना ना पड़े। सिमिलरली जो भी मटेरियल होता है या जो भी इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनका एक प्रॉपर प्लेस बनाइए कि भाई अगर आपका पेचकस है या पाने हैं या जो भी टूल है उनका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो सके। इट विल लीड टू सेविंग ऑफ टाइम। अगर कोई पर्सन टाइम पे जगह पे नहीं मिले, जैसे भाई आप स्कूल में गए, अब आप स्कूल में गए, आपने बोला हमें प्रिंसिपल से काम है, तो प्रिंसिपल आपको हमेशा प्रिंसिपल ऑफिस में ही मिलता है। ऐसा नहीं कि उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट हो रहा है कि पहले ग्राउंड में ढूंढ रहे फिर कहीं लाइब्रेरी में ढूंढ रहे, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी पर्सन किसी स्पेसिफिक जगह पर मिल जाए तो जल्दी मिलता है, काम जल्दी होता है। सिमिलरली अगर कोई इक्विपमेंट भी है, आज अगर मैं वर्कर हूँ और मुझे कोई भी अगर मुझे हैमर चाहिए मान लीजिए, तो मुझे पता है हैमर कहाँ रखा है, तो मैं फटाक से आके उठा लूँगा, मेरा काम करूँगा और उसको वापस वहीं रखूँगा तरीके से, ताकि मेरे अलावा अगर कोई और भी है जिसको इक्विपमेंट चाहिए तो उसको चीज़ सही जगह पे मिले, सही समय पे मिले, जिससे काम सही समय पे प्रॉपरली स्पीड में हो सके। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर देर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर मेन एंड मटेरियल। ये मेन और मटेरियल दोनों ध्यान रखना। कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट मटेरियल और टूल्स ओनली, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो फॉर ह्यूमन बींग्स। इंसानों का भी एक प्लेस होना चाहिए कि भाई ये बंदा है तो यही मिलेगा। आपका अगर कोई टाइम नहीं है, जितने ड्राइवर कंडक्टर है, अगर आप फ्री हो भैया आपको वहाँ बैठना है तो वहीं बैठना है, जो भी जगह आपकी स्पेसिफिक है, घूमते मत फिरो, ताकि वक्त पड़ने पर नहीं तो आपको ढूंढना ही पड़ रहा ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर प्लेस। द नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय फेयोल इज इक्विटी, जिसकी आज की तारीख में समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए क्या होता है इक्विटी का प्रिंसिपल। अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको सभी को इक्वली ट्रीट करना है। किसी के साथ में, वर्कर्स के साथ में, उनकी कास्ट, उनके रिलीजन, है ना, इसके बेस पे उनके साथ में भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे मैनेजर का काम कर रहे हो विदेश में और आप इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो कि भाई तुम अमेरिकन हो, मैं तुमको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, या तुम जापानीज़ हो या कोई और। ऐसा नहीं होता। इंसान को उसके काम से आंका जाता है, ना कि उसकी जाति से, ना तो उसके रंग से, है ना, ना ही उसकी राष्ट्रीयता से। एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में टेंशन कम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि किसी के भी साथ में भेदभाव ना करे, ना ही उसके जेंडर के आधार पे, ना ही उसकी जाति के आधार पे। ठीक है, इंसान को देखे, उसके काम को देखे, ना कि उसके साथ में भेदभाव करे। एक अच्छा मैनेजर जो है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि तू मेरे गांव का है तो चल तेरे को 4 दिन की छुट्टी और दूंगा मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब इक्वल है। छुट्टी मिलेगी तो सबको प्रॉपरली उनके रेशो में मिलेगी। काम करेंगे तो सब लोग अपने काम के हिसाब से काम करेंगे। प्रमोशन मिलेगा तो इंसान को उसके काम के आधार पे प्रमोशन मिलेगा, ना कि उसकी जाति के आधार पे, ना कि किसी और चीज़ के बेस पे, है ना। आप सबके साथ इक्विटी का प्रिंसिपल लेके चलोगे तो आपके वर्कर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने भेदभाव करना चालू करा तो वर्कर्स फिर सोचेंगे कि यार ये मैनेजर तो भेदभाव करता है। तो ऐसे में होगा ये कि जो आपके फेवर वाला वर्कर है कि भाई मैं तो मैनेजर के गाँव का हूँ, तो वो काम चोरी करना चालू करेगा और दूसरे वर्कर्स में डिससेटिस्फेक्शन जनरेट होगा, डिसट्रस्ट जनरेट होगा, जो कि लॉन्ग टर्म तक एक मैनेजर के लिए अच्छी बात नहीं है।
आप मैनेजर हो, लेकिन मैनेजर बने रहने के लिए आपको वर्कर्स का दिल जीतना पड़ेगा। तो वो एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के थ्रू ही पॉसिबल है। दिस इज रियलिटी। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या है? यहाँ पर दो बातें होती है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में। केस स्टडी सोल्व करने के लिए दोनों पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज, अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया है तो बार बार उसका डिपार्टमेंट चेंज ना करे। बार बार डिपार्टमेंट चेंज करने से उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगा। भाई अगर किसी को परचेज डिपार्टमेंट में आपने अपॉइंट किया तो अब उसको एक लंबे समय तक परचेज में ही रहने दे ताकि वो स्पेशलाइजेशन को लीड करे। एक बात तो ये हो गई है ना स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की। दूसरा पॉइंट ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में कि अगर आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया, न्यूली अपॉइंट एम्प्लॉय है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको तुरंत ना निकाले, ना ही उसको तुरंत शिफ्ट करे। वी हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम पीरियड टू प्रूव देमसेल्फ। अगर उसे हमने अपॉइंट किया है तो इसे उठा के तो अपॉइंट नहीं कर लिया, वो पूरी रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन की प्रोसीजर से सेलेक्ट होकर आया बंदा, तो उसको प्रूव करने का मौका दे। कई बार नई ऑर्गेनाइजेशन में बंदा स्टेबल नहीं हो पाता, उसे समय लगता है अपने आप को साबित करने में, अपने आप को दिखाने में। तो अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या कोई बहुत अच्छा पुराना एम्प्लॉई हो, पुराने समय से परफॉर्म करते आ रहा है, लेकिन अब बीच बीच में परफॉर्मेंस गिर रहा है, तो एकदम से डिसीजन मेकिंग ना ले कि तुम 2 महीने से अच्छा काम नहीं कर रहे, कल से काम पे मत आना। ऐसा नहीं होता। ह्यूमन में एक सोशल एलिमेंट होता है। कभी कोई बीमार होता है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, कभी घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं कर पाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनली बोलता है कि लोगों को अगर काम में खराबी भी आए तो एकदम से डिसीजन ना ले, उनको थोड़ा समय दे। हो सकता है उसकी खुद की कोई पर्सनल प्रॉब्लम। अब हमको इससे क्या फ़ायदा, हम ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या फ़ायदा? हमें फ़ायदा ये है कि अगर हम बार बार ऐसा करेंगे तो हमारे वर्कर्स में डिस्ट्रस्ट जनरेट होगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ना होने से हमारे पास में स्पेशलाइजेशन तो आएगा ही नहीं, प्लस ये जो बार बार हम नए रिक्रूटमेंट करेंगे इसका खर्चा कौन देगा? रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर की भी कॉस्ट होती है ना भाई, स्टाफिंग की, वो खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो लोगों को एक बार अपॉइंट कर लिया तो कर लिया, उनको थोड़ा वक्त दे, धीरे धीरे चीज़ें सही होती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा तो उसको जबरन झेले। नो, अच्छा ही उतनी करो जितनी ज़रूरी हो, एक समय तक उसको झेलो। लेकिन जब लग रहा हो कि नहीं यार, 1-2 मौके दे दिए, नहीं हो पा रहा, बहुत समय हो गया, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, फाइनली हमें वो करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में 2 पॉइंट है, फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए। फर्स्ट वन है कि बार बार डिपार्टमेंट मत चेंज करो लोगों का, नहीं तो वो स्पेशलाइजेशन लीड नहीं कर पाएंगे। बार बार चेंज होगा डिपार्टमेंट तो नई नई चीज़ें बार बार सीखनी पड़ेगी, तो जो पुराना सीखा वो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा और फिर नया सीखने में वो लग जाएगा। दूसरा पॉइंट ये था कि किसी को भी एकदम से नौकरी से ना निकाले या जल्दी डिसीजन मेकिंग ना करे। अगर वो परफॉर्मेंस ख़राब कर रहा हो तो उसको वक्त दे, सफिशिएंट वक्त। और ये अच्छे काम करने के लिए भी अप्लाई है ना। अच्छा काम कर रहा तो एकदम से खुश नहीं हो जाना, उसको वक्त दो, करते रहे अच्छा काम, तब होगा। मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के बहुत धीरे से लेना चाहिए मैनेजर को। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, हमें हमारे सबऑर्डिनेट्स को हमारे डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए। अगर हम कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो वी शुड वेलकम देयर सजेशंस, है ना। वी शुड गिव देम एक्टिव पार्टिसिपेशन, वी शुड वेलकम देयर आइडियाज़, है ना। इससे क्या होता है, देखिए वर्कर एक्चुअली वो आदमी होता है जो एक्चुअल में वर्क को परफॉर्म करता है, तो उसके दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं। और जब हमारे वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। दे फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल ये बोलता है कि वी शुड गिव इनफ स्पेस, इनफ अपॉर्चुनिटी, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू आवर वर्कर्स वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन और एनी काइंड ऑफ प्लानिंग। उनको प्लानिंग में भी हिस्सा बनाना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके, उनको पता हो कि हाँ यार ये डिसीजन लिया गया तो हमें पता था, हम भी इसके पार्ट है, हमसे पूछा गया। मैं ये नहीं कहता कि उनके सारे आइडियाज़ सुनो जबरन के या पूरे पूरे मानो, लेकिन थोड़ा बहुत हमको करना पड़ता है ताकि हम उनके विश्वास को जीत सके। अल्टीमेटली ट्रस्ट काम करता है मोटिवेशन में, याद रखिएगा, है ना। तो मैनेजर बनना कोई मौका खेलनी है, बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल जो होते हैं, अगर हम इनको सबको लेके चलें तो ये सारे प्रिंसिपल डेफिनेटली काम करते हैं। आखिरी जो प्रिंसिपल है वो है एस्पिरिटी डी क्रॉप्स, टीम स्पिरिट। वन पर्सन कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग अलोन। टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए मैनेजर में। उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हम सब एक है, मैनेजर वर्कर्स के बिना कुछ नहीं है और वर्कर्स भी एक एफिशिएंट मैनेजर के बिना कुछ नहीं है। आपस में मिलकर सबको काम करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, हारमोनी के साथ में मिलजुल कर काम करें और मिलजुल कर आगे बढ़े, ये एक मैनेजर को समझ में आना चाहिए। तो एस्पिरिटी डी क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि वी शुड डेवलप द टीम स्पिरिट अमंग अवर वर्कर्स। अगर वर्कर को अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार मैनेजर उसके साथ में ज्यादती कर रहा है ना। और एट द सेम टाइम मैनेजर को भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार वर्कर्स मुझे फॉलो नहीं कर रहे। दोनों में प्रॉपर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एस्पिरिटी डी क्रॉप्स जब आप पढ़े तो ब्रैकेट में बाजू में टीम स्पिरिट लिख लें।
टुडे वी डिस्कस ऑल दी 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय सर हेनरी फ्यूल्स एंड आई होप ये सारे प्रिंसिपल्स आपको समझ में आए होंगे। लेटर हम इसकी केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे और एक एक प्रिंसिपल्स पे एक एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से कीवर्ड से कौन सी केस स्टडी को कैसे क्रैक करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।